गुड मॉर्निंग गाइस पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था हाउ टू अप्रोच ब्लीडिंग टेंडेंसीज। इसके बाद फिर हमने कोagulation प्रोफाइल को डिस्कस किया, जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटी, एपीटीटी और थ्रोम्बन टाइम, इन सबको हमने डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट में कहा था कि अगर कोई एक पेशेंट आपके साथ ब्लीडिंग टेंडेंसीज के साथ आ रहा है और आपके पास सिर्फ कोagulation प्रोफाइल के अंदर सिर्फ बीटी ब्लीडिंग टाइम जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो फिर ये वेसल वॉल डिफेक्ट हो सकता है या फिर प्लेटलेट्स का क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो सकता है। वेसल वॉल डिफेक्ट के अंदर हमने फिर एक टेस्ट किया था, कैपिलरी फ्रेजाइल टेस्ट। उसमें हमने एक टाइट बैंड जो है ना वो मिड आर्म के बांधा था 5 मिनट के लिए। उसको रिमूव करेंगे, अगर उसके नीचे हमें ब्लड नज़र आएगा तो वे क्या है, वेसल वॉल डिफेक्ट। अगर वो नॉर्मल है, उसके नीचे ब्लड नहीं है, तो हम कहें कंसीडर करेंगे क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। अब यही इंटरप्रिटेशन हम कोagulation प्रोफाइल की देखते हैं कि वेसल वॉल डिफेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या सिर्फ क्या है, ब्लीडिंग टाइम, सीटी, एपीटी और एपीटीटी ये सारे क्या है नॉर्मल। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास क्या है, कैपिलरी फ्रेजाइल टेस्ट। इसके अलावा फिर हम दूसरे देखा था कि क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। प्लेटलेट्स की क्वालिटी के अंदर फ़र्क आ रहा है, क्वांटिटी नहीं, मतलब तादाद उनकी ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट ठीक है, लेकिन इनकी क्वालिटी डिफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा सीटी, पीटी, एपीटीटी ये सारे नॉर्मल है। इसके अंदर हमने क्या किया था, फ्लू साइटोमेट्री। इसके अलावा हम देखते हैं कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। अभी हम ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ और हीमोफीलिया ए, बी एंड सी ये हम आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम उसकी प्रोफाइल को देखेंगे। अच्छा जी, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ हमारे पास है। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स लीडिंग टू। अब इसके अंदर दो डिफेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट हो सकते हैं। क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट जो फैक्टर है ना उसके अंदर मसला आ रहा है। प्लेटलेट्स के अंदर कोई इशू नहीं आ रहा, प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक है। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर हमने पीछे पढ़ा था कि वो क्यों ज़रूरी है, कि वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि नॉर्मली ना तो एंडोथेलियम के ऊपर प्लेटलेट्स के लिए कोई रिसेप्टर होता है और ना ही प्लेटलेट्स के ऊपर एंडोथेलियम को बाइंड करने के लिए कोई रिसेप्टर होता है। तो इन दोनों को बाइंड करने के लिए वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की ज़रूरत होती है, जो इन दोनों को एंडोथेलियम और प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करता है। उसके बाद दूसरा आया था इंट्रिंसिक पाथवे अबनॉर्मलिटी। ये हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों इंट्रिंसिक पाथवे अबनॉर्मलिटीज होती है। एटियोलॉजी के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्यों, हमने पीछे पढ़ा था कि या तो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं या फिर इंजाइमेटिक प्रोटीन्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन का जितना भी डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और फंक्शनल या इंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स होती हैं उनका जो जितना भी डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। वन विल बी फैक्टर इज द स्ट्रक्चर प्रोटीन, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसकी टाइप्स हमारे पास हैं, टाइप वन विल बी टाइप वन डिजीज, पार्शियल क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, पार्शियल क्वालिटेटिव डिफेक्ट। इसके अंदर तकरीबन 70% हमारे पास आया था। इसके अलावा वन विल बी डिजीज टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट 25%, और वन विल डिजीज थ्री अब्सोल्यूट क्वालिटेटिव डिफेक्ट 5% हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है, नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आया था फंक्शन ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स। अब नॉर्मली वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का काम क्या है, एक तो हम पढ़ चुके हैं कि इट्स ब्रिज प्लेटलेट्स विद ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियम के साथ ब्रिज करने में, बाइंड करने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा इसका काम है, इट्स सर्व एज अ कैरियर ऑफ फैक्टर 8। अब फैक्टर 8 हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे कि हेमोफीलिया जो ए होता है ना उसके अंदर फैक्टर ए का डिफेक्ट होता है। जब फैक्टर ए का डिफेक्ट होगा तो क्यों होगा, क्योंकि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का काम है कि फैक्टर ए को कैरी करना। वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर 8 जो है ना वो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हेल्प कर रहा होता है, और इसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोफीलिया ए। इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी हीमोफीलिया। सेकेंडरी हीमोफीलिया क्यों कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट फैक्टर 8 का डिफेक्ट नहीं है, फैक्टर 8 को कैरी करने वाला जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ना उसके अंदर डिफेक्ट है, तो इसलिए हमने सेकेंडरी हीमोफीलिया का नाम दिया। सेकेंडरी हीमोफीलिया वो होती है अगर कोई डिजीज़ किसी और डिजीज़ की वजह से हो रही हो, अगर कोई इशू है किसी और सेकेंडरी डिजीज़ की वजह से हो रहा हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी डिजीज़। अच्छा, क्लिनिकल फीचर के अंदर एट बर्थ आएगा हमारे पास,
मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, और चाइल्डहुड में हो सकता है, टीन एज में हो सकता है। पेशेंट कम विद ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्लीडिंग इनटू स्किन हो सकता है, ब्लीडिंग इनटू बॉडी ओरिफिसेस हो सकता है, गम ब्लीड नोज इन एरिया के अंदर हो सकता है, जीआईटी ब्लीड हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरीज एंड सर्जरी, बच्चे को कुछ छोटे से भी ऑपरेट हो तो उसके बाद उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये फैमिली के अंदर आ रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। अच्छा जी, अब हम इसकी कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर दो डिफेक्ट है, एक तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है और एक इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 8 का डिफेक्ट है। जब हम इसकी प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे वॉन विलियन डिजीज़, इसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट तो हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फैक्टर 8 जो है ना वो डिफेक्ट है, तो ए पी टी टी ये हमारे पास प्रोलॉन्ग होगा। इसके अलावा क्योंकि फैक्टर 8 जो है क्लॉटिंग फैक्टर है, तो जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्लॉटिंग टाइम जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। ये प्लेटलेट्स ब्लीडिंग टाइम इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, और सी टी इसलिए हुआ कि फैक्टर 8 की वजह से, और ए पी टी टी इसलिए हुआ कि क्योंकि फैक्टर 8 कहाँ यूज़ हो रहा होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। और हम इसके अंदर हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वॉन विलियन डिजीज़ के अंदर सिंपल सीरम वॉन विलियन फैक्टर लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि मसला कहाँ पे आ रहा है, वॉन विलियन फैक्टर के अंदर। अच्छा, केस देखते हैं कि ए 3-year-old female has presented with complaint of prolonged bleeding after the minor injury. Coagulation profile show platelets number is count is normal, PT and ये हमारे पास नॉर्मल है, PT भी नॉर्मल है, प्लेटलेट्स काउंट भी हमारे पास नॉर्मल है, बट प्रोलॉन्ग BT ब्लीडिंग टाइम, CT क्लॉटिंग टाइम, APTT हमारे पास क्या है, रेज है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़। अब ब्लीडिंग टाइम क्यों हुआ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट। और CT क्यों हुआ, फैक्टर 8 हमारे पास डिफेक्ट है तो क्लॉटिंग टाइम भी डिफेक्ट होगा। APTT क्यों हुआ, क्योंकि फैक्टर 8 जो है ना इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हो रहा होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे में APTT प्रोलॉन्ग होता है। फिर आया था हमारे पास ट्रीटमेंट, 90 to 95% माइल्ड है, और इंजेक्शन नेस्मोप्रेसन हम देंगे। इसका क्या काम होता है, इट इंक्रीज द रिलीज ऑफ फैक्टर 8, फैक्टर 8 को इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद आया था 5 to 10% स्वेयर जो केसेस होते हैं, इसके अंदर हम सिंपल जो है ना इंजेक्शन ह्यूमन रिकम्बिनेंट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वीकली हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही उसको डायरेक्ट दे देंगे। इसके बाद अगली डिजीज़ हमारे पास है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, तीनों सेम ही है, उनकी एटियोलॉजी भी सेम है, पैथोजेनेसिस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जस्ट उसके अंदर एक क्लिनिकल जो फीचर है ना वो डिफरेंट है, उसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। हीमोफीलिया ए, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 लीडिंग टू इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट। इसके अंदर क्या है कि फैक्टर 8 का डिफेक्ट है, और फैक्टर 8 की वजह से हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट है। एटियोलॉजी एक्स लिंक रिसेसिव है, बिकॉज कोटिंग जीन्स फॉर द फैक्टर 8 इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो फैक्टर 8 का जो जीन्स है ना, फैक्टर 8 खुद प्रोटीन है ना, क्लॉटिंग फैक्टर है, और क्लॉटिंग जो है वो एक प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन कहाँ होती हैं हमारे पास, उनके लिए जीन्स होता है, और जीन्स कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो है एक्स क्रोमोसोम्स। इंसीडियंस हमारे पास है कि 1/5000 लाइव बर्थ, हर 5000 बच्चों के अंदर एक जो बच्चा होगा वो किसका होगा, हीमोफीलिया ए का होगा, इसलिए इसको वेरी वेरी कॉमन है। पैथोजेनेसिस इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट होगा, क्यों, फैक्टर 8 डिफेक्ट है। क्लिनिकल फीचर के अंदर कॉमन इन मेल होगा, मेल के अंदर क्यों कॉमन है, क्योंकि एक्स लिंक है। फीमेल के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर एक डिफेक्ट हो जाए तो दूसरा काम कर रहा होता है, लेकिन मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन इन मेल, फीमेल के अंदर रेयर है, एट बर्थ हो सकता है, चाइल्ड बर्थ में हो सकता है, टीन एज में हो सकता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। कोई भी बच्चा आपके पास आएगा इस तरह कंप्लेन के साथ, और उसकी वालिद का कंप्लेन कर रही होंगी, ये इसको हमेशा छोटे से कोई चीज़ लगती है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो हमारे जहन में आना चाहिए कि ये हेमोफीलिया ए हो सकता है। ब्लीडिंग टेंडेंसीज
एक्imoसिस हो सकता है, ब्लीडिंग इन स्किन, नोज, गम, जीआईटी ब्लीड, इंक्रीज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी एंड सर्जरी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ये कंप्लेन कर रही होगी उसकी फैमिली। अच्छा, इसके अंदर दो हमारे पास स्पेशल ब्लीडिंग्स हैं। क्यों? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इन जॉइंट स्पेस, जब भी हम जॉइंट का एस्पायरेट करेंगे ना उस एरिया को, तो वहाँ अंदर से हमें क्या आएगा? ब्लीडिंग होगी। हीम अर्थरोसिस उसका हम नाम देते हैं। फिर या फिर मसल हीमाटोमेसिस होगा, मसल हीमाटोमा बन जाएगा। इसको जब भी हम IM इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके बाद फ़ौरन उसको क्या हो जाएगा? हीमाटोमा, बड़ा सा हीमाटोमा बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्पेशल ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। इसके इन बच्चों के अंदर हम IM जो है ना अवॉइड करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट केस देखते हैं। ए 7-year-old बॉय इज़ हैविंग अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, बच्चे की टॉन्सिलेक्टमी हुई। ही हैज़ रिपीटेड द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट जॉइंट पेन के साथ कंप्लेन कर रहा है, मसल पेन, कोगुलेशन प्रोफाइल इज़ नॉर्मल एक्सेप्ट प्रोलॉन्ग APTT क्यों है? क्योंकि फैक्टर 8 डिफेक्ट है, और फैक्टर 8 कहाँ पे हो रहा है? इंट्रिंसिक पाथवे में। इसके अलावा CT क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो अगर ये अब नॉर्मल होगा तो क्लॉटिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? हीमोफीलिया A। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या देखेंगे? सिंपल माइल्ड केस है तो इंजेक्शन डेस्मोप्रेसिन, जो हमने वॉन विलियमन फैक्टर के अंदर भी पढ़ा था, उसका क्या काम था कि वो इंक्रीज करता है किसको? फैक्टर 8 को। फिर उसके बाद इंट्रानेजल स्प्रे हो सकते हैं डेस्मोप्रेसिन के, वो हम रिलीज फैक्टर 8 फ्रॉम लिवर से। ये दोनों इनका काम क्या होता है? या तो फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे IV, या फिर नेजल या स्प्रे फॉर्म में देंगे। तो इन दोनों का काम क्या है? फैक्टर 8 को रिलीज़ करना। केस भी हमने देख लिया। अगर ये आया केस की प्रोलॉन्ग APTT या CT है और हीमोफीलिया A है, लेकिन अगर वो कहें इफ़ हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ सीरम फैक्टर 8 इज़ नॉर्मल, ये सारा कुछ किया, सारा कुछ नज़र आ रहा है, और कहते हैं कि फैक्टर 8 जो है वो तो नॉर्मल है। अब जब फैक्टर 8 नॉर्मल है तो इसका मतलब हीमोफीलिया A नहीं है, हीमोफीलिया B हो सकता है या हीमोफीलिया C हो सकता है। अब हीमोफीलिया B देखते हैं हम। हीमोफीलिया B जो है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिसमस डिजीज़ का नाम भी देते हैं। एटियोलॉजी क्या है? सेम है, क्योंकि एक्स लिंक है दोनों। इंसिडेंस क्या है? 1 in 30,000। हीमोफीलिया A क्या था? 1 in 5,000। हीमोफीलिया B है 1 in 30,000। पैथोजेनेसिस क्या है? वहाँ फैक्टर 8 डिफेक्ट है, यहाँ फैक्टर 9 डिफेक्ट है। क्लिनिकल फीचर, कोगुलेशन प्रोफाइल सेम है जिस तरह फैक्टर हीमोफीलिया A की है। इस तरह हम देखेंगे हीमोफीलिया C, इंसिडेंस 1 in 70,000। पैथोजेनेसिस फैक्टर 11 डिफेक्ट है, इंट्रिंसिक पाथवे है। ये तीनों जो डिफेक्ट है ना वो इंट्रिंसिक पाथवे है। इन तीनों के अंदर APTT प्रोलॉन्ग होगी, CT प्रोलॉन्ग होगी। अब हीमोफीलिया A क्यों कॉमन है? कि 1 in 5,000 के अंदर है, हर 5,000 बच्चों के अंदर एक है। हीमोफीलिया B उससे लेस कॉमन है, क्यों? 1 in 30,000। और हीमोफीलिया B इज लेस कॉमन, क्यों? 1 in 70,000 बच्चों के अंदर ये आ रही है। अच्छा, अब हम इनकी कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल के अंदर हमें पता है कि APTT दोनों के जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, एक के अंदर फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 की डिफेक्ट है, तो इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट होगा। इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट होगा तो APTT अब नॉर्मल होंगे, इसके बाद क्लॉटिंग टाइम भी नॉर्मल होगा। हम देखते हैं हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C। प्लेटलेट्स काउंट्स हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लीडिंग टाइम हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, क्लॉटिंग टाइम क्यों है? क्योंकि फैक्टर 8 इसमें, फैक्टर 9 इसमें और फैक्टर 11 इसमें डिफेक्ट है। और उसके बाद PT इसलिए नॉर्मल नहीं है कि इट इज़ एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ही आता है, लेकिन ये जो फैक्टर 8 है ये इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है। इंट्रिंसिक पाथवे में APTT प्रोलॉन्ग होगा, इसमें भी प्रोलॉन्ग, इसमें भी प्रोलॉन्ग, इसमें प्रोलॉन्ग। हीमोफीलिया A के अंदर हम क्या चेक करेंगे? सीरम फैक्टर 8, B में सीरम फैक्टर 9 और C में सीरम फैक्टर 11 हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम DIC को डिस्कस करेंगे। DIC को डिस्कस करने के बाद फिर हम इसकी कोगुलेशन प्रोफाइल भी देखेंगे कि कैसे बन रही है।